कैसे हैं बाकी आप सब? चलिए, हाँ अनमोल, बढ़िया। आस्किंग समथिंग। बढ़िया। ठीक है अनमोल, यू वांट टू आस्क मी समथिंग? ओके लक्ष्मी कुशवाहा। चलिए, तो लेट मी स्टार्ट with introduction of myself. My name is Mohammad Noman. From qualification, I am a mechanical engineer. I am teaching physics to students since past over 7 years. Of course, for JEE and NEET, मैं 7 years से और उसके पहले से भी मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और मुझे बहुत पसंद है फिजिक्स पढ़ाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है फिजिक्स। इससे पहले आई वाज टीचर फॉर मैथ, लेकिन आई देन स्विच्ड अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन, क्योंकि फिजिक्स इज मोर डियर टू मी देन मैथ। मैथ भी मुझे बहुत पसंद है, बट फिजिक्स इज मोर डियर टू मी। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई बात मुझसे पूछनी है, कुछ मेरे बारे में जानना है, तो यू कैन आस्क मी। ओके? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब जो हमारा आज का सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें पूछ लूं, कुछ बातें मैं कर लूं कि आप लोगों ने इंडक्शन प्रोग्राम ज्वाइन किया था? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। बहुत अच्छी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी। ऐसे ही इंगेजिंग रखना है हमें अपनी क्लास को और ऐसे ही इंटरेक्ट करना है। एवरी टाइम मैं आपसे वर्बल क्वेश्चंस, टेक्निकल वर्बल क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा फिजिक्स से रिलेटेड, और आपको हमेशा जवाब देना है। सही आए तो भी जवाब देना है, गलत आए तो भी कोशिश करना है कि आपको जवाब देना है। इंडक्शन प्रोग्राम में सर ने बहुत अच्छी बातें बताई थी, मुझे खुद बहुत पसंद आई थी वो सारी बातें। तो मैं चाहता था कि वो आप बातों को नोट करके रखें और उस पर आप एक्ट भी करें, सिर्फ नोट नहीं करें। और इससे पहले वाले क्लास में भी मैंने आपको बच्चों को बताया, और हमेशा मैं हर क्लास में हर बच्चों को बताता रहता हूँ कि आप हमेशा कंसिस्टेंट रहिए, मोटिवेटेड कम रहिए, कंसिस्टेंट ज्यादा रहिए। मोटिवेटेड कम रहिए, मोटिवेटेड रहिए, दैट्स अ गुड थिंग, बट डिसिप्लिन ज्यादा रहिए, कंसिस्टेंट ज्यादा रहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही किसी भी चीज को अचीव करने के लिए की फैक्टर होता है, ना कि मोटिवेशन। मोटिवेशन 2 दिन 3 दिन में फेड हो जाता है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन हमेशा आपके साथ रहती है। तो ये बात मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ, कहीं भी हूँ, और हमेशा ये लाइफ में काम आती है, मेरे खुद ये काम आती है। कभी कभी मैं भी नहीं मेंटेन कर पाता हूँ कंसिस्टेंसी, लेकिन मैं कोशिश बहुत करता हूँ। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने आज के पहले स्टेप फॉर द जेई मेंस शुरू कर देता हूँ। और जेई मेंस का जो अपकमिंग 2025 का एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है, दैट इज फ्रॉम 21 ऑफ द जनवरी टू 30th ऑफ द जनवरी। तो मैं थोड़ी थोड़ी न्यूज भी आपको देता रहूंगा। हमारी क्लास में सारी चीजें, उस एग्जाम से रिलेटेड सारी बातें भी होती रहेंगी अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट। और आज का हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स का यूनिट्स एंड डायमेंशन है, और लेक्चर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज। जो होगा वो हमारा आज का टॉपिक होगा। ग्रेड 11 फिजिक्स का जेई के लिए हम पढ़ रहे हैं, और आज की डेट आपकी 10, 12 एंड 24 है। ऑब्जेक्टिव मैं बताते चलूं कि आज की क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि हम फिजिकल क्वांटिटीज से इंट्रोड्यूस होंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करेंगे, बड़ी बड़ी लेंथ और छोटी छोटी लेंथ के बारे में बात करेंगे, टाइम के मेजरमेंट की बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, और कुछ हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और हर चीज को जानने से पहले, इस एग्जाम को जानने से पहले उसके प्रीवियस ईयर के वेटेज की बात कर लेते हैं कि इस स्पेसिफिक लेक्चर में जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हैं। 2024 में 14 क्वेश्चंस थे, उसके बाद जो है 23 में 15 क्वेश्चन, 22 में 13 क्वेश्चन, 21 में 17 क्वेश्चन, और 2020 में 7 क्वेश्चन। इस स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ द लेक्चर, आज के जो लेक्चर है उसके टॉपिक से रिलेटेड इतने इतने क्वेश्चन आ चुके हैं। रिवीजन असेसमेंट के बारे में मैं आपसे कुछ लोगों को पूछना चाहता हूं कि जो 7 पॉइंट सर ने बताए थे, आप लोग क्या मुझे रिकॉल कर सकते हैं कि वो कौन कौन से 7 पॉइंट्स थे जो सर हमें बताने की कोशिश कर रहे थे, बता रहे थे? कोई बताए मुझे फटाफट, जल्दी जल्दी, कौन कौन से 7 पॉइंट्स थे जो सर ने हमें बोला था? सर द क्या फर्स्ट क्या पॉइंट करना है दैट हमें? आवर क्लासेस, हाँ, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द क्लास ऑन टाइम। नेक्स्ट yes थिंग, sir, to make notes The and notes. reattempt the questions. हाँ नोट्स प्रिपेयर करना है आपको, और प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्या बोला था सर ने? Sir, to All do DPP. assignments. डीपीपीज लगाने हैं आपको, होमवर्क करने हैं। और भी कुछ बोला था क्या? Yes sir. Doubts To of ask DPP. Collect your doubts. डाउट्स
हाँ, डाउट्स आपको क्लियर करने हैं, और शायद आपको सर ने शॉर्ट नोट्स बनाने के बारे में भी कुछ बोला था क्या? Yes, sir. हाँ जी। और आपको रिवीजन करने के लिए भी बोला था कि आप प्रॉपरली अपने क्लास, अपने जो भी टॉपिक्स है चैप्टर से, उसको रिवाइज करते रहे, करेक्ट? हाँ Proper analysis. शर्मा, अच्छा, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम आज के अपने लेक्चर को शुरू करते हैं, आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। वो क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, एंड बाय मींस ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए जो चीजें यूज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्लास 10 तक अभी तक हम पढ़ते आए हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हमने पढ़ रखा है, जैसे कि लेंथ हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, टाइम हो गया, प्रेशर, मास, डेंसिटी, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को आपने पढ़ रखा है अभी तक। और फिजिकल क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं तो उसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स हो गए भाई? एक आपका फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज कहलाती हैं, दूसरा आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं, और तीसरा आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहलाती हैं। ये 3 तरीके की क्वांटिटीज में हम बांटते हैं पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटीज को। ये एक अलग तरीका है डिवाइड करने का, हम सिस्टम्स में भी बांटेंगे, वो भी हम बांटेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को। उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वो क्या होती है? तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जितनी भी फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी, उनमें से 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को उन्होंने स्पेसिफिकली चुन लिया। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी, गुड, वेरी गुड। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को साइंटिस्ट ने चूज कर लिया। हमारे अर्थ, हमारे प्लैनेट के लिए सिस्टम बना लिया। किसी और प्लैनेट में किसी और साइंटिस्ट ने कोई और 7, 8, 9, 10 जो भी होगा 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल बना लिया होगा। कोई तीसरा प्लैनेट होगा, वहां के साइंटिस्ट ने, उन्होंने अपने हिसाब से कुछ अलग फंडामेंटल बना लिया होगा। लेकिन हमारे यहाँ के अर्थ के साइंटिस्ट ने इन 7 को चूज कर लिया फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। दूसरी क्वांटिटीज इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो, उस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरीके का लेना देना नहीं होता है, ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होती हैं। वो 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? लेंथ, जिसका यूनिट क्या है? मीटर, और डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन एल है। टाइम, जिसकी यूनिट सेकंड है, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन टी है। मास, जिसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम है। टाइम की आपने मुझे बता दिया सेकंड है। लेंथ की आपने मुझे बता दिया क्या है? मीटर है। और डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन एम है। टेम्परेचर की यूनिट क्या है भाई? केल्विन है। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के है। इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट एम्पियर है, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ए है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट कैंडेला है, और डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन आपका सीडी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट मोल है, और डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन एमओएल है। करेक्ट? यहां तक बातें समझ में आ रही सभी को? यस सर। हाँ, Yes sir. बहुत अच्छी। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज सर है, स्क्रीन में दिख रही Yes, स्क्रीन नहीं sir. दिख रही? No, sir, नहीं दिख रही। सर दिख रही है। Kriya. दिख रही है? नहीं दिख रही। दिख रही है सर। नहीं दिख रही है सर। आप एक काम करो, दिख रही है ना? सभी को दिख रही है? किसको किसको नहीं दिख Yes रही है? sir. सर मेरे को नहीं दिख रही। मेरे को भी नहीं दिख रही है। सर। दिख रही है? नहीं दिख रही है। सर No, दिख sir. रही है। नो आप एक काम करिए बच्चे, जिसको नहीं दिख रही है ना, आप क्लास को लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर दीजिए। Okay, sir. हाँ, ओके आई गेस बाकी सभी को दिख रही है? यस Yes, सर। Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ओके ओके, वेरी गुड। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज की शुरुआत क्या हुई कि 1971 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी सीजीपीएम, का मतलब है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। ये सीजीपीएम फ्रांस में कोई, वो फ्रेंच लैंग्वेज में कोई ऐसा वर्ड था, वो उस हिसाब से, तो वो हमारे समझ के मतलब नहीं, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज मुझे भी नहीं आती। अब मुझे लगता है इंडिया में ज्यादातर किसी बच्चों को आती है फ्रेंच लैंग्वेज। है क्या भाई कोई फ्रेंच बोलने वाला? नो सर। नो सर। No sir. नो सर। हाँ, फ्रेंच कहाँ से बोलेंगे भाई? हम लोग तो इंडियन है, इंडिया की लैंग्वेज बोलेंगे ना। तो यस। ये जो
ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसने 1971 में ये चीज को शुरुआत किया और स्टैंडर्ड यूनिट्स बना ली, जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। अब होता है कि कुछ सिस्टम कहीं चलते हैं, कुछ सिस्टम कहीं चलते हैं। जैसे इंडिया में टेम्परेचर जनरली डिग्री सेल्सियस में बताया जाता है, ब्रिटेन वगैरह में फ़ारेनहाइट में बताया जाता है, अमेरिका में भी आई गेस फ़ारेनहाइट में बताया जाता है। इंडिया में चीजों को किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है, मास को। ब्रिटेन में किस में मेजर किया जाता है? ज्यादातर वो लोग पाउंड्स का यूज करते हैं, मीट्रिक सिस्टम का कम यूज करते हैं। तो ये तो अलग अलग कंट्री के पॉपुलेशंस की बात हो गई, लेकिन साइंटिस्ट अगर एक जगह दुनिया के इकट्ठा होंगे तो वो किस पे बात करेंगे, वो किस यूनिट्स में बात करेंगे? तो साइंटिस्ट के लिए या पूरी दुनिया के साइंटिस्ट या पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया है कि ये स्टैंडर्ड यूनिट इस चीज के लिए होगी। उसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। अब हुआ क्या कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये इन्होंने बना लिया कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करेंगी, इन्हीं से सारी चीजें बनेंगी। आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। क्या अरे अच्छा, सर और अच्छा, और स्क्रीन प्रेजेंट है आप लोगों के सामने? यस सर। यस सर वेरी गुड। जिस बच्चे को नहीं आ रही ना, आप वो लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, फिर आपको सुनाई देगा प्रॉपरली। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, साइंटिस्ट ने बोला कि भाई हम इन्हीं को बनाएंगे फंडामेंटल इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, और इसकी मदद से दूसरे टाइप के यूनिट्स को हम डिराइव करेंगे, दूसरी टाइप के यूनिट्स को हम बनाएंगे। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में जैसे उन्होंने बोल दिया कि देखो, लेंथ को हम मान लेते हैं फंडामेंटल, हो सकता है किसी और प्लैनेट पे वहां के साइंटिस्ट लोगों ने लेंथ को नहीं बनाया हो, लेकिन हमारे प्लैनेट अर्थ पे इन्होंने लेंथ को बनाया, जिसका नाम क्या है भाई? यूनिट क्या हो जाती है? मीटर, और रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या हो जाता है? एम। उसको डिफाइन कैसे किया कि मीटर वो लेंथ होती है जब लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करता है 1/299792458, 299,792,458 पार्ट ऑफ ए सेकंड, यानी एक सेकंड को इतने ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इतने छोटे टाइम में डिवाइड कर लिया, और एक पार्ट में यानी कि करीब 300 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक सेकंड को, और एक पार्ट में जितना लाइट ट्रैवल करेगी उसी को बोल दिया उन्होंने क्या है भाई? मीटर। बात समझ में आ रही? सर यस ये सर बात समझ में है क्या? हाँ, यस सर। तूने बोला एक सेकंड को इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और एक पार्ट में जितना लाइट चल रही है वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी? मीटर कहलाएगी। उसी तरीके से उन्होंने मास को भी डिफाइन किया, जिसकी यूनिट किलोग्राम होती है और जिसका सिंबल केजी होता है। किलोग्राम को उन्होंने डिफाइन ऐसे किया कि एक इंटरनेशनल प्रोटोटाइप है, एक सिंबल है, एक प्रोटोटाइप है, एक सैंपल है, मान लो एक स्पेसिफिक स्पेसिमेन है, ठीक है, एक अमाउंट ऑफ रॉड, एक बड़ा सा रॉड मान लो है, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं, वो रॉड या वो स्पेसिमेन या वो प्रोटोटाइप किस चीज का बना हुआ है? प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का बना हुआ है, सिलिंड्रिकल शेप में, इसीलिए मैंने रॉड बोला, बना हुआ है। और उस प्लैटिनम इरिडियम अलॉय की रॉड या सिलेंडर जो है, उसका जो मास होगा वही पूरी दुनिया में 1 किलोग्राम माना जाएगा। ये बना दिया किसने? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने ये चीज को बना दिया, ठीक है। और ये कहां पर है भाई? पेरिस, फ्रांस में ये चीज है, इसीलिए जो नाम है इनका सीजीपीएम, वो फ्रेंच लैंग्वेज का। उसके बाद तीसरी क्वांटिटी आ जाती है टाइम, उसकी यूनिट होती है सेकंड, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। सेकंड क्या होता है कि जब सीजियम 133 एटम का वाइब्रेशन कंप्लीट होता है, कितना वाइब्रेशन कंप्लीट होता है? 9,192,631,770 टाइम्स, इतना ज्यादा टाइम को। स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चों? आपको दिख रही है स्क्रीन? बाकी सभी सर दिख रही है दिख रही है यस सर दिख रहा है। यस सर। अभी मैंने क्या लिखा है? सर नहीं दिख सर रही। थीटा। थीटा। थीटा 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 THT जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, ऐसे कैसे हो रहा है स्क्रीन में? तो लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए और थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी के एरिया में आइए। आई गेस कनेक्टिविटी का इश्यू हो रहा है जो कि मोस्ट स्टूडेंट्स को दिख रही है, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है शायद। हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो आप कह रहे हो कि दिख रहा है। यस सर। सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है।
ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है पोल में, किसको किसको स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही वो मुझे बता दीजिएगा पोल में। अब उसके बाद जो उन्होंने टाइम को बताया कि जब सीजियम 133 आइसोटोप का जो एटम है उसमें वाइब्रेशंस, इतने रेडिएशंस का पीरियड पूरा हो जाता है, जिसको मैं वाइब्रेशंस बोल रहा हूं आसानी के समझने के लिए आपको, जो कि काफी अभी आपके समझ में नहीं आएगा जब तक आप मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ोगे कि हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ ग्राउंड स्टेट क्या होता है। ये आप क्लास 12th के लास्ट पार्ट में पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ग्राउंड लेवल क्या है, ग्राउंड स्टेट क्या है और हाइपरफाइन क्या है, ये सारी चीजें उस टाइम समझ। ये मैं समझा रहा हूं कि सीजियम 133 एटम के जो वाइब्रेशंस हैं, इतना वाइब्रेशन कर लेगा तब जाकर के क्या बनेगा, कितना टाइम कंप्लीट होगा, 1 सेकेंड कंप्लीट होगा। गाइस गॉट इट? बात समझ में आई क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ Yes, बहुत अच्छे। यस सर। हाँ वेरी गुड। आप मुझे ऐसे ही सिंबलाइज करते रहिए कि हाँ मुझे समझ में आ गया, जैसे कि बच्चे आप थम्स अप का सिंबल मुझे दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सब बच्चे दे रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बता दिया कि भाई ये चीजें। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को भी उन्होंने डिफाइन कर दिया कि भाई 2 वायर है और उसको हम इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले रखा है, उसका क्रॉस सेक्शन लगभग ना के बराबर है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख दिया है, तब उनके बीच लगने वाला फोर्स जब इतना हो जाएगा तो हम बोलेंगे इसमें कितनी करंट बह रही है, भाई 1 एम्पियर की करंट बह रही है। ये चीजें अब आपको पढ़ना है अपनी समझ के लिए, डेफिनेशंस के लिए। ये आपके लिए होमवर्क है, आप पढ़ करके लाइएगा कि केल्विन की क्या डेफिनेशन है और कैसे डिफाइन किया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे डिफाइन किया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया। दिस इज होमवर्क फॉर यू कि आप पढ़ के लाइएगा, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा होमवर्क मिलेगा और करके लाना होगा। स्टडी का भी होमवर्क मिलेगा और आपके क्वेश्चंस के भी होमवर्क मिलेंगे। अब सर ये सारी वैल्यू याद करनी पड़ेगी? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, किसी को याद नहीं करना है। अगर किसी को डाउट है याद करना, नहीं याद नहीं करना, बस समझना है कि एक्चुअल में क्या है। जैसे मीटर में क्या समझने की बात हुई कि लाइट जब 1 सेकंड के इतने पार्ट में जितना ट्रैवल कर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर। मास के लिए क्या बात हुई कि इन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का एक सिलेंडर बना करके रख दिया है एक जगह पर। कहां पर? पेरिस फ्रांस में रख दिया है, सेवरेस नाम की एक जगह है। वो जो मास होगा उसका वही 1 किलोग्राम माना जाएगी पूरी दुनिया। हाँ आई बात समझ में? यस सर। यस सर। यस Yes, sir. यस सर। गुड, Yes, गुड। sir. तो ये करना है। हाँ ये हम समझने के लिए, हमें नंबर से याद नहीं करने, बिल्कुल भी नंबर से याद नहीं करने। अब उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज के बाद, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद जो दूसरी टाइप की कैटेगरी थी, दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है कि जितनी भी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, जैसे कि एक्सेलरेशन हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, डेंसिटी हो गया, बाकी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज अभी तक आप यूज करते आए हो, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज इन्हीं 7 जो पीछे आपको बताया है पर डिपेंड करती हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम एम यानी कि किलोग्राम मास का रिप्रेजेंटेशन, डायमेंशन एल, लेंथ एल का डायमेंशन टी, और एम्पियर ए, केल्विन के, कैंडेला सी डी, मोल एम, एमओएल, एम्पियर ए, इन सबके बेसिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब का यूज करके उसको बनाते हैं, इन 7 का इस्तेमाल करके नई नई क्वांटिटीज बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। इन्हीं 7 से लेकर के हम बनाते हैं, इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये इंडिपेंडेंट नहीं होती है, ये इन्हीं 7 पर डिपेंड होती है। और 98-99% फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं वो इन्हीं 7 पर डिपेंड होती हैं, इन्हीं 7 पर डिपेंड होती हैं, सब की सब डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया, जरा मुझे बताना मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और पीछे मैंने आपको बताया कि जो किलोग्राम का डायमेंशन होता है वो आप लोगों ने मुझे बताया क्या, किलोग्राम का डायमेंशन क्या होता है? एम। एम। उसके बाद मीटर डायमेंशन क्या होता है? एल। अपॉन सेकंड, सेकंड का डायमेंशन क्या होता है? T. तो इसको हम यूनिफॉर्म एक लीनियर फॉर्म में लिखेंगे तो हम तो वेरी गुड, MLT-1 आपने क्या कर लिया, मोमेंटम का डायमेंशन को डिराइव कर लिया। तो जितनी भी डायमेंशंस हैं, जितनी भी दूसरी क्वांटिटीज हैं, वो इन्हीं 7 क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। यहां पर वो 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हैं, दैट इज मास, दैट इज लेंथ एंड दैट इज टाइम। तो बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हो गई वो सारी इन्हीं पर डिपेंड कर रही हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया मोमेंटम का। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, जरा मुझे बता दीजिए कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, फटाफट बच्चों बता दो मुझे आप।
LT T minus T minus 1 1। आप मुझे बता दीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। एक्सेलरेशन की डायमेंशन बता दीजिए सारे बच्चे। T minus 2 T minus 2 हो जाएगी एक्सेलरेशन की। ऐसे बहुत सारी आप निकाल सकते हैं। चलो आप मुझे वर्क का जरा बता दो कितना होगा। सर ML2 T -2 ऐसे होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वर्क का फॉर्मूला क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, उससे पहले आप मुझे सब बताएंगे फोर्स की डायमेंशन। ये करने से पहले फोर्स की डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का जो डायमेंशन होगा m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी आपने मुझे ये बताया L2 तो फॉर्मूला पुट कर दिया m। अब वर्क डन की डायमेंशन पूछ रहा हूं तो मुझे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला पता है। फोर्स की डायमेंशन अभी निकाला आपने, दैट इज MLT -2, और डिस्टेंस जो है उसकी डायमेंशन होती है L। मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? ML2T -2। वेरी गुड, सभी को समझ में आ रही चीजें? वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अब जो तीसरी टाइप की क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पहली फंडामेंटल हो गई, दूसरी डिराइव्ड हो गई, तीसरी टाइप की क्वांटिटी आपकी आ जाती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जो इन क्वांटिटीज से हटके एडिशनल क्वांटिटीज होती हैं। बिसाइड 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से हटके दो एक्स्ट्रा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से हटके दो एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमारे पास आ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या होती हैं ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? क्या होती हैं सर? एंगल। हाँ, 2 डायमेंशनल प्लेन में 2 लाइंस के बीच बनने वाला एंगल क्या है? एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है भाई? इसकी यूनिट होती है रेडियन। हाँ, इसका डायमेंशन क्या होता है भाई? इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन 0 होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है डायमेंशन। आप इसको ऐसे बोलोगे m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0, यानी कि ये पावर 0 1, पावर 0 1, पावर 0 1 मल्टीप्लाई होकर के कोई डायमेंशन ही दिखने की, ना m है, ना l है, ना t है, तो इसको हम डायमेंशन नहीं मिलती है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? ये कहलाता है डायमेंशनलेस। करेक्ट। अगर आप इसको देख लो अच्छा होगा। हमारे पास पता है फॉर्मूला आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल, एक ही फॉर्मूला होता है। तो एंगल हो जाएगा आपका आर्क अपॉन रेडियस। जो आर्क होता है उसकी भी डायमेंशन l, और जो रेडियस होता है उसको भी मीटर में ही मारते हैं। तो कोई हमारे पास डायमेंशन नहीं बचेगी। इसको हम लिख सकते हैं l to the power 0, m to the power 0, t to the power 0, कोई डायमेंशन नहीं बची। तो ये क्या है? आपकी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। उसके बाद एक और चीज आती है हमारे पास। अच्छा, ये जो एंगल होता है वो 2 डायमेंशनल एंगल है, 2 डायमेंशन में एक प्लेन पे बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एंगल। जब यही एंगल हमारा 3 डायमेंशन में होगा, यानी एक स्पेस में होगा, ठीक है, यानी कि ये एक हमारा स्पेस में होगा, यहाँ पे 2 लाइंस के बीच बनने वाला एंगल है। अब यहाँ पे क्या होगा? आप मेरी तरफ देखो कि एक कोई एरिया होगा, ये ऐसे कोई एक एरिया मान लिया, ऐसे कोई एक एरिया मान लिया, जैसे मेरे हाथ का ये जो पाम का एरिया है। हाँ, क्या नहीं आ रही? स्क्रीन नहीं आ रही? सर आ रही है। चलो मैं आपको कॉल में पूछता हूँ। अच्छा, किस बच्चे को स्क्रीन नहीं आ रही? कैन यू प्लीज टेल योर नेम? सर अनमोल। अनमोल को स्क्रीन नहीं आ रही। और किसी को? और किसी को स्क्रीन आ रही नहीं आ रही? सर हमें क्लियर है। सर हमें वेरी ठीक है। अनमोल बेटा, आप एक काम करो बच्चे, आप ना लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। अगर आपका डिवाइस में प्रॉब्लम है आप, अच्छा, आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप अपना डेटा चेंज करके भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी और के थ्रू डेटा कनेक्ट करके। मुझे लग रहा है आपका डेटा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं तो जैसे आपको सर ने बोला ना कि क्या क्या करना है, नहीं तो फिर आप क्या कर लो, किसी और डिवाइस से कनेक्ट हो जाओ बेटा। आपको प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है इन सारे बच्चों में और किसी को नहीं प्रॉब्लम हो रही। ठीक है बेटा, हम यहीं आइए आप, ठीक है। और परेशान होने की जरूरत नहीं बच्चे, आपको ये सारा PDF मिल जाएगा,
और आप उससे स्टडी करके आएंगे सारी चीजें। नहीं होगा आप अपने बच्चों अपने जितने क्लासमेट्स हैं उनके साथ डिस्कस कर लीजिएगा। नहीं होगा तो मैं हूँ, मेरे से पर्सनल में चीजें पूछ लेना, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, आप दोबारा से लीव करके ज्वाइन करो, फिर शायद आपका प्रॉपर हो जाएगा। या तो डिवाइस चेंज कर लो या तो आप डेटा कनेक्टिविटी चेंज करो, आपके ही नेटवर्क में इशू हो रहा है। चलो बच्चों, तो अब देखो क्या हुआ कि ये जो एरिया है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से बहुत सारी निकल रही हैं, जो कि बहुत सारी लाइन निकल रही हैं और इस एरिया पे जाके कनेक्ट हो रही, जिसको मैं डायग्राम में कुछ इस तरीके से बना रहा हूं। ये तो ये सारी लाइंस निकल करके जा रही हैं और ये सारे लाइंस एरिया को कनेक्ट कर रही हैं, एरिया से टच हो रही। बहुत सारी लाइनें इनफाइनाइट, मैं सभी को तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन समझने के लिए इतनी लाइंस इनफ है। तो ये जितना पोर्शन फ्रैक्शन ये जो कवर कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसी को एंगल बोलते हैं सॉलिड एंगल। अरे सॉलिड एंगल सर, सॉलिड एंगल। अरे भैया नया नया बना दो, अभी साइंटिस्ट नहीं बनो आप लोग। अभी सॉलिड एंगल है, सॉलिड रहने दो, लिक्विड मत बनाओ अभी। गैस एंगल, सॉलिड एंगल, लिक्विड एंगल मत बनाइए, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस लेटर ओम से, और इसकी यूनिट क्या होती है अभी सारे बच्चों ने बताया था, फिर बता दीजिए। इसकी यूनिट होती है, ये भी हाँ स्टेरेडियन एक इसकी यूनिट होती है। चलो, ये हो गए इसकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब हम बात कर लेते हैं कुछ आपके डायमेंशंस जो है फिजिकल कांस्टेंट्स की, उसकी बात कर लेते हैं। डायमेंशंस की बात करें, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या पढ़ रखा है भाई? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी पढ़ रखा है, ठीक है। इसका क्या नाम है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की? 6.6 वेरी गुड, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब फटाफट मुझे आप इसकी यूनिट बताइए। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वेरी गुड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, प्रॉपर इसकी यूनिट बता दी, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आपको न्यूटन की डायमेंशन पता है? डायमेंशंस, न्यूटन की डायमेंशन अभी अभी आपने बताया था, क्या था? MLT -2। अब आप पुट करेंगे न्यूटन की डायमेंशन इधर, दैट इज MLT -2 मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई होगा मीटर स्क्वायर के साथ, यानी कि डायमेंशन L स्क्वायर के साथ, हाँ, और डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि ये डिवाइड होगा किलोग्राम की डायमेंशन मास की डायमेंशन m स्क्वायर के साथ, और इसको कैलकुलेट करने के बाद लीनियर फॉर्म में बन जाएगा m-1 L वेरी गुड। अब आपको वेरी गुड, बहुत अच्छी। अब आपको एक क्लास से आपको छोटा सा मैं होमवर्क दे रहा हूं। ऐसे आप सभी टाइप की क्वांटिटीज का डायमेंशंस निकाल सकते हो आसानी से, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक। अब एक आपको होमवर्क देता हूं कि एक और फिजिकल कांस्टेंट है L, जिसका नाम है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के लिए फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, Q इज इक्वल्स टू ml, जहां पे Q आपकी क्या है? हीट है, m आपका क्या है? मास है, और L आपका क्या है? लेटेंट हीट है। अब इस लेटेंट हीट की आपको डायमेंशंस निकाल करके बतानी है, ठीक है। दैट इज होमवर्क फॉर यू। अगर कोई बता सकता है तो बहुत अच्छी बात है। L2T इनवर्स स्क्वायर, L2T -2 L2T -2 बोल रहे हैं क्या? यस सर। बस, वेरी गुड, बहुत। हाँ, अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये कैसे हुआ। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है देख लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। Q इज हीट, हीट, एनर्जी, वर्क, ये सारी चीजों की डायमेंशन सेम है,
और अभी हमने पीछे निकाला भी है, क्या निकाला है भाई, वर्क की डायमेंशन या हीट की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन, दैट इज ml2t-2। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर ml2t-2, और उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है मास, मास की डायमेंशन m, और उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है लेटेंट हीट L। अब यहाँ से मास अपोजिट साइड में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और L की डायमेंशन, लेटेंट हीट की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, L2-2। बच्चे किसी का माइक ऑन है ना, प्लीज ऑफ कर दीजिए, जब आपको बोलना हो तब माइक ऑन कीजिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। उसके बाद आपको और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने Q = ml दिया है, जिसको सारे बच्चों ने बता दिया है। जिन बच्चों ने नहीं बताया या जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, और मैं उनसे भी पूछूंगा कि आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। अब उसके बाद कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं हमारे डायमेंशंस के, जिसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं डायमेंशंस के। किसी फॉर्मूला में अगर लिखा हो L + अल्फा टर्म आ रहा है, तो L क्या है, लेंथ है, तो हमें पता है कि सेम चीज में ही ऐड होगी, सेम क्वांटिटी में ही ऐड होगी। ऐसा नहीं है आपके पास 2 टॉफी और 5 चॉकलेट है, मैंने आपसे पूछा बताओ, जैसे कि साहिल है, साहिल से पूछा साहिल 2 टॉफी 5 चॉकलेट्स आप साहिल के पास है, मैंने पूछा साहिल कितनी चॉकलेट्स है, तो साहिल मुझे ये नहीं कहेंगे कि सर 7 चॉकलेट्स है। या मैंने साहिल से पूछा कितनी टॉफीज हैं, तो साहिल मुझे ये नहीं कहेंगे कि सर 7 टॉफीज हैं, क्योंकि 2 टॉफी 5 चॉकलेट दैट इज डिफरेंट थिंग्स, आप उसको ऐड करके मुझे नहीं बता सकते, आपको अलग अलग बताना होगा। आर यू गाइस गेटिंग इट, क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रही है चीजें? Yes, sir. तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 2 टॉफी और 5 चॉकलेट ऐड करके 7 नहीं बता सकते, वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग क्वांटिटीज ऐड अप नहीं हो सकती। यहाँ साहिल के पास 2 टॉफी थी, मैंने साहिल के 1 टॉफी छीन लिया है, लो भाई मुझे भी खाना है, तो साहिल से मैंने छीन लिया, ठीक है, नहीं साहिल छीनूंगा नहीं मैं, डरना नहीं, तो लूंगा ना भी टॉफी, डरना नहीं है। तो अब साहिल के पास कितनी टॉफीज बचेंगी, साहिल बोलेंगे सर मेरे पास 1 टॉफी बची, तो जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है क्वांटिटीज का वो सेम होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर लेंथ प्लस अल्फा हो रहा है, यानी कि जो इसकी डायमेंशन होगी, जो लेंथ की डायमेंशन होगी, वही सेम डायमेंशन अल्फा की होगी। सारी बात समझ में? डायमेंशन बता दो मुझे क्या होगी, m होगी क्या अल्फा की डायमेंशन? No, sir. It will be No, L. sir. Sir, L होगी। L होगी, वेरी गुड, L होगी, L। तरीके से बहुत अच्छे, वेरी गुड। उसी तरीके से मैंने आपसे पूछ लिया, जरा मुझे यहाँ पे एक क्वांटिटी दिख रही है F - बीटा, F इज फॉर फोर्स, और उसमें से कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है बीटा, तो हमें पता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होता है वो सेम डायमेंशनल क्वांटिटी का होता है, यानी होमोजीनियसिटी मेंटेन करते हैं, होमोजीनस रखते हैं। तो डायमेंशंस जो होनी चाहिए दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर F की डायमेंशन आपको पता है, दैट इज व्हाट, F की डायमेंशन क्या होती है भाई, -2। उसी सेम बेसिस पर बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, MLT ML2T। L1, हाँ देखो मैंने ये, हाँ L1, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने पहला फीचर क्या पढ़ लिया कि होमोजीनियस होना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होमोजीनियस होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट क्वांटिटीज का होता ही है, डिवीजन डिफरेंट क्वांटिटीज का होता ही है, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स की, कि वन क्वांटिटी कैन बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड विद अ सिमिलर क्वांटिटी ओनली एंड गिव राइज टू द सिमिलर क्वांटिटी। क्या मतलब हुआ कि मेरे पास एक क्वांटिटी है R, उसमें मैंने V में ऐड कर दिया गामा। अब जो V की डायमेंशन से क्या है, LT - 1, LT-1, दैट इज वेलोसिटी, और जो एडिशन होगा गामा का उसकी भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, LT - 1। और इन दो क्वांटिटीज का एडिशन करके जो R आ रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो सेम में होना ही होना है, साथ में उनका जो रिजल्ट आ रहा है उसका भी डायमेंशन सेम होना है।
अब उसके बाद हमारा रूल नंबर 2 है जिसमें आपने कंसीडर टर्म साइन थीटा की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया कि थीटा जो है वो एक डायमेंशन फुल क्वांटिटी है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो जो थीटा है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। हाँ, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इस थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा होगा वो भी क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। हाँ, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं। हाँ, तो कॉस थीटा का वो भी क्या होगा? डायमेंशनलेस। वेरी गुड, बहुत अच्छी। ठीक है, कई दफा मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाऊं तो आप मेरे साथ जवाब दे दीजिए। हर बार पूछ पाना मेरा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब बच्चे साथ में चल रहे हैं। वेरी गुड। अनुज, एंजल, काव्या, आदित्य, नीतू, साहिल, वेरी गुड। सभी का नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सारे बच्चे कनेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारे पास लॉगरिदम भी है। लॉगरिदम के बारे में मैं आई गेस आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो या देख रहे हो। और लॉगरिदम किसी भी क्वांटिटी का जब लेते हैं लॉग ऑफ ए, तो यहाँ पे ये जो ए क्वांटिटी है वो भी क्या है आपकी? डायमेंशनलेस क्वांटिटी वहां पे रहे हैं। हाँ, जैसे साइन के आगे जो भी लिखते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी थीटा रखते हैं, वैसे लॉग के आगे जो भी चीज रखते हैं वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी रखते हैं। और जब ये पार्ट डायमेंशनलेस है तो लॉग भी क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ ए भी क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस। यानी समझ में आया कि लॉग के अंदर जो रखेंगे वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए और लॉग की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी? डायमेंशनलेस होगी। किसी भी तरीके का डायमेंशन नहीं होगा। सारी बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। हाँ, अब यूजेस ऑफ डायमेंशन की बात कर लें कि हम क्या क्या चेक करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं। तो डायमेंशंस के यूज में हम चेक करते हैं कि करेक्टनेस है फॉर्मूले की नहीं। ये चीज थोड़ा मैं गलत मानता हूं इस चीज को। मेरा अपना नजरिया ये है कि डायमेंशंस करेक्टनेस नहीं बताता है। डायमेंशंस का यूज करके आप करेक्टनेस नहीं बता सकते हो। मेरे हिसाब से डायमेंशंस का यूज करके आप ये बताते हो कि वो क्वांटिटी डायमेंशनली इनकरेक्ट है कि इनकरेक्ट नहीं। क्योंकि डायमेंशंस का यूज करके आप इनकरेक्ट तो बता पाओगे कि है कि नहीं, लेकिन एग्जैक्टली करेक्ट है कि नहीं है ये कभी जिंदगी में नहीं बता पाओगे। 100% करेक्ट फॉर्मूला डायमेंशंस मेथड का, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कभी नहीं निकाल पाओगे, वो उसके स्कोप से बाहर है। तो टू बी ऑनेस्ट बात किया जाए तो डायमेंशन का जो यूज है एनालिसिस का वो ये बताता है कि कोई भी फॉर्मूला इनकरेक्ट है कि इनकरेक्ट नहीं है। आई बात समझ में? ये स्टेटमेंट समझ में आया क्या आप लोगों को? यस हाँ, यस सर। अब अगर आपको मैंने दे दिया एक रिलेशन की भैया FC = mv²/r, आपके पास एक फॉर्मूला है। अब आप मुझे बताओ ये फॉर्मूला सही है कि नहीं सही? देखो 100% सही तो कोई भी नहीं बता सकता, कभी भी नहीं बता सकता, क्योंकि इस डायमेंशंस का यूज करके पॉसिबल नहीं, स्कोप से बाहर है। हाँ, लेकिन ये जरूर बता सकता है इनकरेक्ट है कि इनकरेक्ट नहीं है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं। डायमेंशनली इनकरेक्ट है कि हाँ, किसी ने बोला इनकरेक्ट, किसी ने बोला करेक्ट। लेट्स लेट LHS और RHS हम लें। लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखा फोर्स है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हो चाहे फोर्स हो, कोई भी नाम दे दो, फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं? MLT -2। राइट साइड में आपको दिख रहा है mv²/r। अब आपको क्या करना है? m का डायमेंशन कैपिटल M, मास का डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 होता है, लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा। नीचे R रेडियस ये एक लेंथ है, डायमेंशन L रख दिया। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा? MLT -2। करेक्ट है कि सॉल्व करूं और सॉल्व? हाँ, आप बच्चे पूछिए। सर करेक्ट है सर। ये बच्चे क्या पूछ रहे हैं? एंजल शर्मा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बच्चे? No, sir. ओके, योर हैंड वाज रेज्ड सो आई वाज आस्किंग यू। चलो, अब हमने देखा कि भाई LHS एंड RHS से सेम, तो हम बोलेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है ये चीज, 100% करेक्ट
नहीं बता सकता, डायमेंशनली करेक्ट है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने दिया है वो 100% करेक्ट दिया है, लेकिन बहुत दफा ऐसा आपको फॉर्मूला मिलेगा जिसमें आप 100% करेक्ट फॉर्मूला नहीं बता पाओगे, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है ये बता पाओगे और गारंटी दे पाओगे कि इनकरेक्ट है कि नहीं है। अगर वो इनकरेक्ट है तब तो गारंटीड बोलोगे कि सर ये तो गलत है ही है, इस पे तो काम कर ही नहीं सकते, ये वाली बात आप बोल सकते हैं। अच्छा, अब नया फॉर्मूला हम नया यूज क्या है कि हम नया फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। वी कैन डिराइव अ न्यू फॉर्मूला रफली इसीलिए बोला क्योंकि पीछे वाले सेगमेंट में यही बताया कि 100% करेक्ट फॉर्मूला नहीं बता सकते, नहीं आप स्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बच्चे को ले लिया, फॉर एग्जाम्पल एंजल को ले लिया, एंजल का हैंड रेस था, तो एंजल से बोला कि बेटा एंजल मैं आपको दे रहा हूं टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड का मतलब आई गेस आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो एक साइकिल, एक सर्कल, एक राउंड, एक वाइब्रेशन, एक रिवोल्यूशन या एक रोटेशन या एक ऑसिलेशन करने में एक जितना टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। पर सेकंड नहीं होगा, पर सेकंड इज द यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी। किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी। सेकंड इज द यूनिट फॉर टाइम पीरियड। तो एक रिवोल्यूशन हो, रोटेशन हो, सर्कल हो, राउंड हो, वाइब्रेशन हो और ऑसिलेशन हो, ये सारे एक कंप्लीट होने, पीरियोडिक मोशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो मैंने बोला कि आर्यन बेटा ऐसा है कि टाइम पीरियड के लिए 3 क्वांटिटी मैं दे रहा हूं, इन तीनों क्वांटिटीज के बीच एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट करके बताओ जिससे टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकले। तीनों क्वांटिटीज के बीच ऐसा मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ ऐसा 1 पावर 2 पावर लगा हुआ मुझे बता दो जिससे टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता चल जाए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल जाए। तो मोहन बच्चे ने बोला कि सर कौन कौन सी क्वांटिटीज है? तो मैंने बोला कि भैया आपके पास है लेंथ, आपके पास है मास, आपके पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। क्या मतलब हुआ? एक आपको धागा दिया स्ट्रिंग, उसमें मैंने एक पत्थर बांध दिया जिसका मास m, लेंथ की लंबाई l और इस पर लग रहा है, अर्थ लगा रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। ये आपको 3 क्वांटिटी इस सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड दे दी है और मैं बोल रहा हूं इसको मैं पीछे खींच के ले जा रहा हूं तो ये अब आगे जाएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। अब इस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है उसके लिए फॉर्मूला निकाल के बता दूं। तो बच्चा था भाई साहिल ने बोला कि सर एक काम करिए, आप इस टाइम पीरियड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिए इन तीनों क्वांटिटी के मल्टीप्लीकेशन के साथ, जो आपका स्टेप 1 हो गया। और स्टेप 1 का एक और पार्ट ये है, इसमें पावर a लगा दीजिए और दूसरे में पावर b लगा दीजिए, तीसरे में पावर c लगा दीजिए, जो मन करे ABCD XYZ PQR LMN कुछ मन कर लगा दीजिए। दूसरे स्टेप में आप क्या करिए कि प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, रिलेशन एस्टैब्लिश करने का तरीका होता है कि ये इस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। मास टू द पावर a डिपेंड कर रहा है, लेंथ टू द पावर b डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू द पावर c डिपेंड कर रहा है, जो कि हमने माना है, जो कि फाइनली एनालाइज करके एग्जैक्टली करेक्ट बता देगा कि किस किस पावर से डिपेंड कर रहा है। अभी के लिए हमने मान लिया ऐसा, वो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। दूसरे स्टेप में आप क्या करो, प्रोपोर्शनैलिटी कभी भी फिजिक्स में हटेगी तो इक्वल्स टू आएगा और कोई एक कांस्टेंट किया जाएगा, बाकी सारी चीजें आप एज इट इज लिख दो। तीसरे स्टेप में आप क्या करो, अच्छा यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव, कांस्टेंट ऐड। और यहाँ पे आपने स्टेप में क्या किया था, एस्टैब्लिश प्रोपोर्शनैलिटी, करेक्ट। तीसरे स्टेप में आप डायमेंशन पुट कर दो। टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। वेरी गुड, टाइम पीरियड की डायमेंशन तो टी ही हो जाएगी। के कोई कांस्टेंट है मुझे नहीं पता उसके बारे में, कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं है, डायमेंशन फुल क्वांटिटी नहीं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कोई भी एक नंबर, कोई भी एक कांस्टेंट डाल लिया जो कि डायमेंशनलेस है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये डायमेंशनलेस हम डाल रहे हैं, ठीक है। मास टू द पावर 8, तो m टू द पावर 8, लेंथ टू द पावर यानी कि l टू द पावर b। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT LT -2। अब लेकिन इस g के ऊपर पावर c था,
हाँ वेरी गुड, इस जी के ऊपर पावर सी था तो इसकी डायमेंशन के ऊपर भी पावर सी। अब बस कुछ करना नहीं है, सब खत्म ही हो गया, बस थोड़ा थोड़ा हमको इसको ऑर्गेनाइज करना है, सिंप्लीफाई करना है। टी इज इक्वल्स टू के, अब हमारे पास क्या है, m टू द पावर a हो गया। अब यहाँ पे आपको l टू द पावर b दिख रहा है और यहाँ पे l टू द पावर c आ जाएगा, क्या सही बोल रहा हूँ कि नहीं? And B plus C. L to the power B समझ plus में आ रहा? Yes, हाँ, sir. तो वो दोनों पावर सेम बेस पे मिलने के बाद क्या बन जाएंगी, l टू द पावर b प्लस c। ये बात सारे बच्चों को समझ में आए? गिव मी अ थम्स अप प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिसको नहीं समझ में आई प्लीज आइदर आस्क मी इन द चैट बॉक्स और आस्क मी डायरेक्टली। ओके, अब हम तीसरी चीज की बात करते हैं कि ये जो सी पावर है टी पर चला जाएगा, दैट विल बिकम टी टू द पावर -2c, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, -2c से मल्टीप्लाई होके -2c। अब उसके बाद यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या किया, स्टेप में सिंप्लीफाई किया है, चीजों को सिंप्लीफाई किया है। पांचवें स्टेप में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पांचवें स्टेप में कंपेयर करेंगे। अब पांचवें स्टेप में कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे टी है लेकिन m नहीं है, l नहीं है, तो मैं इसमें m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और यहाँ t पर कुछ नहीं, पावर तो 1 है, और इधर मैं देख रहा हूँ m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c और t टू द पावर -2c। अब यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा। m टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है 1 से मल्टीप्लाई होने पर। l टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मल्टीप्लाई होने पर। कंपेयर करके पता चला m के ऊपर पावर 0 है यहाँ पर और m के ऊपर पावर a है। कंपेयर करके पता चला a की वैल्यू 0 है। यहाँ पे कंपेयर करके पता चला l के ऊपर 0 है पावर और l के ऊपर b प्लस c है पावर, तो b प्लस c की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ पे पता चला t के ऊपर पावर 1 है और t के ऊपर पावर -2c है, तो -2c की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, -1/2। अब इस c को रख देंगे इस इक्वेशन b प्लस c में। हाँ, तो b प्लस c में रखने के बाद सॉल्व करने के बाद कितना आ गई वैल्यू, b टू द b इक्वल्स टू 1/2। अब हम क्या करेंगे, इस वाले रिलेशन में बोल दो, चाहे फर्स्ट वाले स्टेप वाले चाहे सेकंड वाले स्टेप में रख दो। आपने रख दिया t इज इक्वल्स टू k m टू द पावर 0, l टू द पावर 1/2 और g टू द पावर -1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट, और ये बन जाएगा के m पावर 0 का मतलब कोई मतलब नहीं, 1 होता है, ये अंडर रूट में चला जाएगा। l पावर -½ है तो वो नीचे जाकर के रूट में चला जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करके मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। यहाँ तक बातें समझ में आई सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड। हमारे पास Sir, constant करके आ value गया 2 pi t ना sir. अंडर रूट l बाई Constant value 2 pi. अब यहाँ पे k की वैल्यू मुझे फॉर्चुनेटली पूछ रहे हैं क्या बच्चे? 2 pi. हाँ, k की जो वैल्यू है वो आपको फॉर्चुनेटली पता है मुझे, दैट इज 2 पाई। तो फाइनल रिलेशन निकल करके आ गया t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, यानी टाइम पीरियड जो होगा वो l बाई जी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? सर क्वेश्चन कहाँ से आई? ये 2 पाई कैसे निकालते हैं? वेरी गुड। देखो, कांस्टेंट्स निकालने का तरीका एक्सपेरिमेंटली होता है और ये डायमेंशन मेथड से कभी नहीं निकल सकता। ये मुझे बता दी तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं वर्बली आपको बता देता हूं कैसे करते हैं। मैंने देखा रिलेशन t इज इक्वल्स टू k टाइम्स अंडर रूट l बाई जी है। मैंने क्या किया, एक पेंडुलम लिया जिसमें 1 मीटर का धागा लिया। कितने मीटर का धागा लिया? 1 मीटर। एक लेंथ लिया 1 मीटर का 1 मीटर का. हाँ, और किसी भी मास का ले लिया। हाँ वेरी गुड, आधा किलोग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, किसी भी मास का मैंने एक उसके अंदर पत्थर धागा लगा दिया। और जब मैंने इसको ऐसे पीछे खींचा, ठीक है, पॉइंटर देखते रहिए, पीछे खींचा और फिर मैंने रिलीज किया, तो ये जाएगा ऐसे इधर दूसरे एक्सट्रीम पर और फिर वापस आ जाएगा। तो इधर जा करके इधर वापस आने में एक ऑसिलेशन पूरा। इसको मैंने काउंट कर लिया था जैसे ही मैंने स्टार्ट किया और इसको रिलीज किया, तो मैंने काउंट कर लिया यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल कितना टाइम लगा। दैट इज मुझे पता चला 2 सेकंड लगे। फॉर एग्जांपल 2 सेकंड लगा या 6 सेकंड ले लो, 6 सेकंड्स लगे। तो मुझे टाइम पीरियड पता चल गया 6 सेकंड्स। मैंने इस फॉर्मूले में t की वैल्यू 6 रख दी। मैंने लेंथ पता था मुझे कि मैंने 1 मीटर का धागा लिया था और g की वैल्यू मुझे पता है दैट इज 9.8। तो t पता है, इस एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट ऑब्जर्व कर लिया, कैलकुलेट नहीं ऑब्जर्व कर लिया। l ऑलरेडी मैंने 1 मीटर का ले रखा था, g की वैल्यू 9.8 मुझे पता है। तो इन सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद k नहीं निकाल पाएंगे क्या अलजेब्रा लगा के?
निकाल पाएंगे सर? Yes. हाँ, तो ये सारी वैल्यूज पुट करके मुझे k की वैल्यू पता चल गई कितनी होगी, दैट विल बिकम 2 पाई। एक्सपेरिमेंटली कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं। करेक्ट? आई बात समझ में? सर एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए। सर। सर इसमें क्या है, जैसे कि आपने जब LT-2 का पावर C रखा, तब यहाँ पे इंटू हो गया L, तो फिर LC हो गया वो। लेकिन जब पीछे हमने किया जहाँ पे mv² था, वहां पे LT-1 था, उसका स्क्वायर किया, तो फिर हमारा LT-2 कैसे आया, जबकि L2T-2 आना चाहिए था। एल से एल हाँ काट दिया वेरी था गुड, भाई। बहुत अच्छे। कौन बताएगा? सर डिवाइड में ये हो गया डिनोमिनेटर m, है ना अब ये पावर आएगा L2 और ये पावर आएगा T टू दी पावर -2 और नीचे पावर क्या है सर L। अब लिखवा ऊपर दिया पावर सर। 2 है, नीचे पावर 1 है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा क्या? Yes, ओ sir. सर, अच्छा सर, हाँ देखा नहीं है। कैंसिल हो यस जाएगा। सर, तो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या बन जाएगा? MLT-2 हो जाएगा। ओके ठीक है? सर। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। जिसको कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा डाउट हो, पूछना है। एबीसीडी नहीं आ रहा, एबीसीडी पूछो, मैं एबीसीडी बताऊंगा। ओके सर हाँ यहाँ पे जी की वैल्यू 10 भी रख सकते हैं? हाँ कोई जी बात की नहीं। वैल्यू 10 भी रख सकते हैं, रख सकते हैं। देखो, जब जी की वैल्यू 9.8 कब लेनी होती है? जब आपका ऐसा नंबर आए 98 आ जाए, 49 आ जाए, 4.9 आ जाए, 0.49 आ जाए, या 19.6 आ जाए, 1.96 आ जाए, 196 आ जाए। जब कुछ इस तरीके की वैल्यूज आती है ना, इजीली जो कि कैंसिल हो जाएगा। 9.8 के मल्टीपल्स में आती है, तब हम 9.8 रखते हैं जी की वैल्यू। अदरवाइज सिंपल और जनरल कैलकुलेशंस के लिए 10 ही रखते हैं। और स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि जी की वैल्यू यहाँ पे 10 रखो, नहीं दिया जाएगा 9.8 रखो। ठीक है? और नहीं, अगर आपको दिख रहा है कि कोई खास ऐसी वैल्यू नहीं है, तो आप जी की वैल्यू 10 लो। अनलेस आपको कोई ऐसा नंबर दिखे 4.9, 49, 196, 1.96, 19.6, इस तरीके का अगर कोई नंबर दिखे तो फौरन रख लो आप क्या? 9.8, क्योंकि ये 9.8 के मल्टीपल वाले नंबर है। तो ये आपको चालाकी यहाँ पे करनी होगी, प्रैक्टिस से ये चीजें समझ में आती है। उसके बाद हम थोड़ा सा लार्ज डिस्टेंस के मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे, जिसको हम बोलते हैं पैरालिटिक मेथड। पैरालिटिक मेथड में हम क्या करते हैं कि दूर की बड़ी बड़ी चीजों के डिस्टेंस को मेजर करने का काम करते हैं। मैं हूं अर्थ के ऊपर, यहाँ पर है सन जो कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, ये हो गया अर्थ। अच्छा, मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल ना बना करके, एक मिनट, वर्टिकल। मैं इसको वर्टिकल बना लेता हूं। ये है अर्थ और ये है सन। ठीक है, ये हो गया सन। चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं? अच्छा, पैरालिटिक मेथड क्या है? पैरालिटिक मेथड में या पैरालैक्स मेथड में हम क्या करते हैं कि आप अपने आंखों के सामने, अपने सामने, आपके सामने एक दीवार है, दीवार के पास जाके खड़े हो जाओ, दीवार पे छोटा सा मार्कर लगा दो, छोटा सा पॉइंट बना दो, और अपनी पेन को रखो दीवार के सामने। थोड़ा सा मार्कर से लेफ्ट रखना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सामने, एग्जैक्ट सामने मत रखना, थोड़ा सा लेफ्ट रखना। अपनी एक आंख से देखोगे तो मार्कर से डिस्टेंस कुछ दिखेगी, कुछ अलग, कुछ डिस्टेंस दिखेगी, और दूसरी आंख से देखोगे तो वो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, या तो घट भी सकती है या तो बढ़ भी सकती है। तो उस मार्कर से एक आंख से देखने पर डिस्टेंस कुछ और होगी, और उस मार्कर से पेन की दूसरी आंख से देखने पे डिस्टेंस कुछ और दिखने लगेगी। ये क्या हो रहा है, ये आप करके देखना। हरी बात समझ में? ये क्या हो रहा है कि जब डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखते हैं, एक बार मैं इधर से देख रहा हूं उस पेन को, और एक बार मैं इधर से देख रहा हूं उस पेन को, विद रेफरेंस टू द पॉइंट, विद रेफरेंस टू द मार्क, तो मुझे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एंगल पर, इस एंगल पर इस पोजीशन से कुछ अलग पोजीशन दिख रही है, और इस एंगल से कुछ अलग पोजीशन दिख रही है। तो अलग अलग पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट को देखना, या अलग अलग पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना, ये जो मेथड कहलाता है पैरालिटिक मेथड कहलाता है। इसका हम बहुत अच्छा यूज करते हैं। और हम क्या करेंगे, यहां पर मैंने पॉइंट ले लिया ए से मैं देख रहा हूं सन को। अब मैं 10 किलोमीटर दूर आगे पहुंच आया अर्थ पर, बी पॉइंट पर, और बी से देख रहा हूं मैं एग्जैक्ट फिर से सन को देख रहा हूं। सारी बातें समझ में? क्या यस सर। किसी बच्चे को डाउट है? मोहित कपूर, यू हैव डाउट? यस सर। सर ये वो टॉपिक तो कट नहीं गया सिलेबस से? टॉपिक कट गया सिलेबस से? हम नहीं बोला बच्चे, था ना। किसने बोला था?
चलिए इसका डिस्कशन हम कर लेंगे। स्कूल के टीचर अभी ने। फिलहाल आप पैरालिटिक मेथड को देख लीजिए कि होता क्या है। अब होगा क्या कि यस सर। मोस्ट ऑफ बाकी बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं और कोशिश ये करिए कि वर्बली कनेक्ट करिए, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, अब हुआ क्या कि ये जो दो पॉइंट्स के बीच में चला, तो मैंने चल करके ये मेजर मैंने पता कर लिया कि जब मैं यहां पर था, ए पॉइंट पर था, तो सन को देख रहा था और मेरे और सन के बीच जो लाइन बन रही थी एएस बन रही थी। फिर मैं चल चल के बी पे पहुंचा, मेरे और सन के बीच की जो लाइन बन रही बीएस, तो जो एएस लाइन और बीएस लाइन बन रही है इसके बीच का मुझे एंगल पता चल गया। वो कैसे पता चलता है, वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बता देते हैं, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वही सेम डायग्राम को मैंने यहां बना दिया और इसमें इस एंगल को हम बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। ये क्या एंगल कहलाता है भाई, आपका पैरेलैक्स एंगल कहलाता है। और ये जो डिस्टेंस आपने आज पर चली ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, ये ए से बी तक की डिस्टेंस है, वो कहलाती है बेस। आई बात समझ में क्या सब बच्चों को? Yes, हाँ, किसी को नहीं समझ में आई तो पूछिए। अर्पित, यू गेटिंग इट? अच्छा, if you can't say anything, just tell me in the chat box. Arpit, I will ask. At least show me some symbol, Arpit. यस सर। Very good. की आवाज नहीं आ रही क्लियर। किसकी? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? सर बीच में किसी का माइक ऑन है तो डिस्टरबेंस हो रही है। सर माइक ऑन है, बीच में तब नहीं आ रही है। सर डिस्टरबेंस हो रही है। डिस्टर्बेंस हो रहा है? सर किसी का बच्चे का माइक ऑन है ना बीच में। अच्छा, प्लीज बच्चों माइक ऑफ रखो, क्लास में डिस्टरबेंस हो जा रहा है, तो थोड़ा सा ना आप अपने माइक को कंट्रोल रखिए। चलिए, अब थोड़ा सा मैं इसको जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ, ज्यादा कुछ मुश्किल चीज नहीं। तो अब हमने देखा कि ये जो डिस्टेंस आपने चली अराउंड 10 किलोमीटर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, वो 10 किलोमीटर जो है डिस्टेंस, ये यहां से सन की जो लाइन बनाने वाली डिस्टेंस है, ए से देखने वाली जो डिस्टेंस सन, ए से देखने वाली जो डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच की है, उसके कंपेयर में बहुत छोटी है। यानी जो बी डिस्टेंस है और ये जो मेरे और अर्थ के, यानी अर्थ और सन के बीच, मेरे और सन के बीच की डिस्टेंस जो है, उसके कंपेयर में ये जो बी डिस्टेंस है, बी बेस, बहुत ही छोटी है। और बी और डी का जो रेशियो आएगा वो बहुत ही स्मॉल आएगा। तो जब ये रेशियो बहुत स्मॉल आएगा ना, तो उसकी वजह से थीटा जो होगा, एंगल होगा, वो भी बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। क्यों? अभी समझ में आ रहा है। अब ये जो बहुत थीटा स्मॉल होगा ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ए से बी तक की डिस्टेंस है, जो कि बहुत ही छोटी है, कंपैरेटिवली बहुत छोटी, हमारे लिए 10 किलोमीटर बड़ा है, लेकिन मेरे और सन के बीच की डिस्टेंस 160 मिलियन के अराउंड डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस इस 10 किलोमीटर के अराउंड डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ही छोटा। तो जब ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, इस पर हम एक छोटा सा आर्क मान सकते हैं, और ये आर्क की जो लेंथ होगी और ये जो डिस्टेंस हमने 10 किलोमीटर यहां से यहां तक चला है, वो लगभग बराबर होगी, ऑलमोस्ट बराबर होगी, इसको हम बराबर मान। करेक्ट? यहां तक बात समझ आई क्या? yes, sir. यस सर। ऐसा छोटा होगा ना, है ना, एक सर्कल का ये ऐसे सेंटर है, ये डिस्टेंस, तो ये जो छोटा सा कर्व बनना, आर्क बन रहा है, इसको मैं ऐसे बना दूं आर्क, ये आर्क और ये जो लाइन है लगभग डिस्टेंस बराबर होगी, तो हम इसको बराबर मान सकते हैं। चलो, अब ये जो आर्क वाली डिस्टेंस है, ये हमारी बी हो गई, और ये हो गया, ये यहां से यहां तक का डी हमारा रेडियस है, डी हमारा रेडियस है, थीटा हमारा पैरेलैक्स एंगल है। और अभी आपको पता चला है, पीछे बताया भी मैंने, कि आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। आर्क कितना है? बी। रेडियस कितना है? ये यहां से यहां तक का मेरे और सन के बीच की डिस्टेंस डी, रेडियस हुई, मेरे और सन के बीच की डिस्टेंस टी, रेडियस हुई, और ये छोटा सा आर्क बन रहा है, तो ये रेडियस कितनी हो गई? डी हो गई। और थीटा पैरेलैक्स एंगल, आप जब यहां से यहां जाओगे, ये लाइन आप जो बना रहे थे और फिर ये लाइन जो आप बना रहे थे, इनके बीच का एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कैलकुलेट हो जाता है, इसको पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे थीटा पता है आपको बी यानी कि बेस जो 10 किलोमीटर चले हो, फॉर एग्जांपल है 10 किलोमीटर, वो पता है, तो डी आपका निकल गया पी अपॉन थीटा। ये जो आपने निकाला, ये क्या निकाला? मेरे यानी कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस निकाला पैरेलैक्स मेथड या पैरेलैटिक मेथड का यूज करके। आ रही बात समझ में क्या? Yes, sir. हाँ, इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड या पैरेलैटिक मेथड। इसमें बेस पता होना,
बेस आपको पता रहेगा, एंगल आप इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मेजर कर सकते हो, तो आप रफली एक लार्ज डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। उसके बाद हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसमें अब हम फिजिक्स के स्कोप में बड़ी से बड़ी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और छोटी से छोटी माइक्रोस्कोपिक लेवल की, एटम लेवल की भी बात करेंगे, और छोटे से छोटे एटम के साइज को कैसे मेजर करते हैं वो भी देखेंगे, बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर टुडेस क्लास, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात कर लूं तो सीजियम एटम के बारे में बता रखा था कि जब इतना रेडिएशन पीरियड पूरा हो जाए, रेडिएशन क्लॉक पूरा हो जाए, या जिसको आसान लैंग्वेज बोल दो कि वाइब्रेशन पूरा हो जाए, इतना वाइब्रेशन उस सीजियम 133 का पूरा हो जाए तो क्या बन जाता है भाई, 1 सेकंड कंप्लीट हो जाता है, जो कि कहां रखा था भाई, पेरिस में रखा था, कहां रखा था? यस अच्छा, इसका नहीं बताया। अच्छा, इसका मैं बता देता हूं कि ये इंडिया में भी रखा हुआ है, ठीक है। तो सीजियम एटॉमिक क्लॉक जो है वो यूज होता है नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी एनपीएल, जो कि न्यू दिल्ली में है, और ये आईएसटी होता है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसको मेंटेन करता है। यानी कि वो जो सीजियम 133 एटम है उसका यूज करके हम पूरे इंडिया का, और ना ही पूरे इंडिया का बल्कि पूरे वर्ल्ड का भी हर मतलब उस सीजियम 133 एटम के बेसिस पर सबका टाइम मेंटेन करते हैं, उस छोटे से सीजियम 133 एटम के बेसिस पर। ये मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात होती है, और उस मेजरमेंट में ना हल्का सा एरर आ सकता है, बहुत ही हल्का सा एरर, 10 to the power -13 के ऑर्डर का एरर आता है। एरर समझते हैं आप लोग, यानी कि कभी कभी वो थोड़ा सा जल्दी कर लेगा, 1 सेकंड को 10 to the power 13 पार्ट में बांट दो। बात समझ में आ रही क्या? 10 to the power 13 पार्ट में बांटने का। यस सर। हाँ, 1 सेकंड लिया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, करेक्ट। ऐसे हमने 1 सेकंड को इतने पार्ट में बांट दिया। तो वो सीजियम 133 एटम कभी कभी क्या करता है ना, कि एक पार्ट कभी मिस कर गया और एक पार्ट कभी एक्स्ट्रा कर जाता है। नॉर्मली जो करता है ना, तो कभी कभी एक पार्ट मिस कर जाता है, कभी कभी एक पार्ट एक्स्ट्रा कर जाता है। तो जो एरर आ रहा है, कितना कम, कितना ही ना के बराबर एरर आ रहा है। जो एरर आ रहा है वो बिल्कुल ना के बराबर एरर आ रहा है। तो हमें पता चला कि कितना रोबस्ट और कितना परफेक्ट सिस्टम बना रखा है साइंटिस्ट लोगों ने, कि जो एरर भी आ रहा है ना, वो +-10 to the power 13 के ऑर्डर का एरर आ रहा है। और ये एरर जो है बिल्कुल क्या है, निग्लिजिबल है, ना के बराबर है। एरर को अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो वो 1 सेकंड को इतने पार्ट में किया, तो कभी एक पार्ट मिस कर गया, कभी एक पार्ट जल्दी कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया। तो इस वजह से एरर भी बहुत ही छोटा सा है, तो बहुत ही प्रिसाइज टाइम हमको बताता है। और इस एरर को लेकर के भी जो डिले हो जाता है, ईयरली जो डिले हो जाता है, वो अराउंड 6 माइक्रोसेकंड का डिले हो जाता है। या डिले एक्स्ट्रा हो जाएगा टाइम, या कम हो जाएगा टाइम, एक्चुअली डिले ही होता है, तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी का लॉस की वजह से डिले होता है। 6 माइक्रोसेकंड बहुत ही कम है। तो एक साल में इतना कम सा वेरिएशन आता है उस सीजियम एटम में, तो जो कि ना के बराबर है, तो हम कहेंगे कि भाई कोई भी एरर नहीं आ रहा है। 6 माइक्रोसेकंड बहुत ही कम का आता है। अब उसके बाद जो है, उसी टाइम के स्टैंडर्ड को हमने यूज किया, और टाइम के स्टैंडर्ड को यूज करने के बाद हमने क्या बना लिया, लेंथ की भी यूनिट बना दी। क्या? लेंथ की भी यूनिट डिफाइन कर दी। क्या किया हमने, कि जो लेंथ की यूनिट है, हमने पाथ लेंथ को डिफाइन कर लिया कि लाइट ट्रेवल्स इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि 1 सेकंड को अगर 299, 792, 458 पार्ट में बांट दिया जाए, ये 1 सेकंड है, इसको हमने लगभग 300 मिलियन पार्ट, यानी 299, 792 और 458 पार्ट्स में बांट दिया जाए, 1 सेकंड के इतने टाइम में जितना लाइट ट्रैवल करेगी, उसी को हम 1 मीटर बोलेंगे। पहले कुछ और था, जो आप पुरानी बुक्स में देखोगे, आप एनसीईआरटी देखोगे या आप पुराना सिलेबस देखोगे, तो उसमें कुछ और बताया जाता था, या पहले की डेफिनेशंस कुछ और हुआ करती थी लेंथ की। अब वो लेंथ की डेफिनेशन कुछ और हो गई है, अब वो काफी मॉडर्नाइज हो गई है, काफी हाई लेवल और एडवांस टेक्निक का यूज करके एडवांस डेफिनेशन बता रही है। क्या डेफिनेशन है, कि 1 सेकंड को लिया, उसको 299,792,458 पार्ट में बांट दिया। 1 सेकंड के इस एक हिस्से में, इतने हिस्सों में बांटने के बाद एक हिस्से में जितना लाइट ट्रैवल करेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। करेक्ट? बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको ये नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हाँ, गुड। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये प्रैक्टिस आपको करके लाना है। नेक्स्ट क्लास में आई विल आस्क यू अराउंड 3 क्वेश्चन हियर। अब समराइज कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या सीखा। हमने सीखा है फंडामेंटल क्वांटिटीज,
और क्या सीखा हमने फटाफट? Check the डायमेंशन, cost of derived quantities, डायमेंशंस के बारे में सीखा। और क्या सीखा हमने? Supplementary. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री डायमेंशन, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में सीखा। write the formula roughly. of dimensions. Application of dimensional analysis. डायमेंशनल डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट सीखा हमने, और पैरालिटिक मेथड देखा हमने, और क्या देखा? paralytic method, Time period. डायमेंशनल और क्या, और कुछ देखा क्या हमने? Time period. हाँ, टाइम पीरियड से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस, हाँ। और हमने देखा करेक्टनेस डायमेंशन की, करेक्टनेस जो कि मैं सही नहीं मानता हूं बोलना, करेक्टनेस चेक करना सीखा फॉर्मूला को। और हमने रिलेशन स्टैब्लिश करना सीखा कि कैसे डिफरेंट, जैसे मैंने इस बच्चे को दिया था, मुझे नाम नहीं पता, तो मैं किसी बच्चे का, फॉर एग्जांपल कंवर बच्चे को मैंने दिया था टाइम पीरियड, और फिर अक्षिता से बोला कि देखो देखो मैं कंवर को दे रहा हूँ टाइम पीरियड, और उसमें एल भी दे दिया, जी भी दे दिया, एम भी दे दिया, और इसके बीच आप वंश मुझे रिलेशन स्टैब्लिश करके दिखाओ। तो रिलेशन स्टैब्लिश करके दिखाया उसने। उसके बाद हमने कांस्टेंट को कैसे, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे, कांस्टेंट मेजर कैसे करते हैं, कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं, ये सीखा। सारी बात समझ में? Yes, sir. वेरी गुड। तो बहुत अच्छे बच्चों, ये रिसोर्सेज हैं आपकी जो आपके आज के लेक्चर में यूज हुए हैं, जिसको आपको गो थ्रू करना होगा अपने रिसोर्सेज में। उसके बाद ये होमवर्क के कुछ और क्वेश्चन है जिसको आपको करके लाना होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कैन एनीवन टेल मी फटाक से? वो फिजिकल क्वांटिटी, हाँ वेरी गुड, जिसकी डायमेंशन सेम नहीं है उसको क्या नहीं कर सकते, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। और इसके बाद ये होमवर्क के कुछ और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस और प्रॉपर तरीके से देखेंगे। N1 U1 is equals to N2 U2। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। Bye. Thank you, sir. बाय बाय, बाय सर। थैंक यू, बाय सर। थैंक यू सो मच, बाय। सर कर लेना हजी अभी। Excuse me sir. हाँ बोलिए बेटा देवांश। सर मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर कुछ डाउट है सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना क्या हार्ड है? नहीं देखो बेटा, हार्ड कुछ नहीं है, हार्ड सिर्फ मेहनत है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आसान है, कंप्यूटर साइंस भी आसान है, इलेक्ट्रिकल भी आसान है, सिविल भी आसान है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आसान है, कोई हार्ड नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब इक्वल लेवल। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझे नहीं लगता हार्ड है, मुझे तो और मजा आता है। सबसे ज्यादा उसमें थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में बहुत ज्यादा मजा आता है, तो कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड सर नहीं है। सर ये जेई सिलेबस और स्कूल सिलेबस काफी अलग अलग है ना? यहाँ काफी अलग अलग तो नहीं है, स्कूल सिलेबस आपका बोर्ड का सिलेबस कम है, और जेई सिलेबस में वो सारी चीजें इंक्लूड हो करके और बहुत ज्यादा चीजें इंक्लूड है उसके अंदर, ये बात हो जाती है। तो काफी अलग नहीं है, कॉमन चीजें बहुत हैं, बहुत ही कॉमन चीजें हैं, और जेई के सिलेबस में चीजें और ज्यादा ऐड हो जाती हैं। और जेई का जो सिलेबस है वो आपका एमसीक्यूज और एनवीक्यू के लिए होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन पर बेस्ड होता है, जबकि बोर्ड्स में आपका कंप्रिहेंसिव होता है, चीजों को लिखना होता है। तो वो पैटर्न में डिफरेंस आ जाता है। आपको वहां पे सिर्फ टिक लगाना होगा 75 क्वेश्चंस में, और कुछ क्वेश्चंस की फॉर्मूला निकाल करके वैल्यू निकाल के लिखना होगा, जबकि बोर्ड में आपको लिखना ही होगा, लिखना होगा, ज्यादा से ज्यादा लिखना होगा। सिलेबस डिफरेंट नहीं कह सकते हो, जो बोर्ड का सिलेबस है प्लस जेई का सिलेबस, उसमें बहुत ज्यादा कुछ चीजें ऐड हो जाती है। मुश्किल कुछ नहीं है, कंसिस्टेंसी बना रहे हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर दूसरे बच्चे निकाल ले रहे हैं तो ऐसा कुछ खास उनके पास गॉड ने ऐसे 3 आंख या 15 दिमाग या 2 दिल नहीं दे रखा है, या उनके लिए 40 घंटे नहीं दे रखे हैं। आपके लिए भी वही 24 घंटे हैं, उनके लिए भी वही 24 घंटे हैं, उनके पास भी वही 2 आंखें वही 1 दिमाग है, आपके पास भी वही 2 आंखें वही 1 दिमाग है ना? ऐसा नहीं है 3 हाथ है, इधर से भी लिख रहा है इधर से भी लिख रहा है ना? ऐसा नहीं है। तो सभी के लिए सेम है, कोई डिफरेंट कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखो। ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे फेलियर बच्चे, इतने अच्छे अच्छा बच्चे निकाल लेते हैं एग्जाम में, जो अपनी स्टोरी बताते हैं कि हमें 10th में ये भी नहीं पता था कि मास क्या होता है, लेंथ क्या होता है, टाइम क्या होता है, और वो बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करके लाए। आपको बहुत ऐसी सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी जिसमें आपको ये चीजें सुनने को मिलेंगी। तो कह रहे हैं 11th में हमें पता ही नहीं डायमेंशन क्या होता है, 12th में हम आगे पता ही नहीं डायमेंशन क्या होता है, और मास क्या होता है, फोर्स की क्या यूनिट होती है, ये तक नहीं पता। और 1 साल ड्रॉप करके उन्होंने तैयारी की, और वो बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करके बहुत अच्छी कॉलेजेस, IIT कॉलेजेस में एडमिशन ली। आई बात समझ में?
यस सर। यस सर। ठीक सर है, मेरा thank you so एक much. और डाउट है सर, मैं डाउट पूछिए। पूछ सकता सर? बाय चांस अगर हाँ, हमारा पूछिए। जेई मेंस क्लियर होता है तो वहां पे हमें खुद ऑप्शन होता है कि हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग करें या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या सीट वाइज हमें मिलता है? ये सीट वाइज आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस का मिल जाएगा, यानी कि 10 कॉलेजेस अगर आपके सामने हैं तो 10 कॉलेजेस में आपके नंबर के हिसाब से कौन कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है। पहले कॉलेज में 3 ब्रांच मिल जा रही है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। दूसरे कॉलेज में 2 ब्रांच मिल रही है, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है। तीसरे कॉलेज में आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है। ऐसे करके 10 कॉलेज, 20 कॉलेज, 40 कॉलेज हैं। उस हिसाब से काउंसलिंग के टाइम में आपको चूज करना है कि किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मैं चूज करूंगा। तो वो कॉलेज वाले आपको बताएंगे कि भैया देखो, तुम्हारे नंबर के हिसाब से ना मैं तुमको अपने कॉलेज की ये 2 ब्रांच या ये 1 ब्रांच या ये 3 ब्रांच या ये 4 ब्रांच दूंगा। कुछ कॉलेज में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा कि भैया नंबर आपका कम है, हम आपको कोई ब्रांच नहीं देंगे। कुछ कॉलेज कहेंगे नंबर आपका अच्छा है, हमारे कॉलेज के हिसाब से आप 5 ब्रांच में एलिजिबल हो, कोई सा ले लो। दैट इज कॉल्ड काउंसलिंग। तो जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे तो काउंसलिंग में वो आप चूज करते हो, वो अभी की चीज नहीं है। सर जेई और जेई एडवांस के क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस आ जाता है कि 1 महीने के अंदर अंदर दूसरा जेई एडवांस भी हो जाता है? तो मतलब इतना हार्ड क्यों बोलते हैं जेई एडवांस को जेई मेन से? हाँ, क्योंकि जो जेई मेंस का पेपर है वो एक्चुअल में आपको आईआईटीज में लेकर के जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, और इवन वर्ल्ड लेवल में भी काफी अच्छी रैंकिंग पर आता है वो इंस्टीट्यूट, जो इंजीनियरिंग का कॉलेज है। तो उसका जो पेपर की टफनेस होती है वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट पर बेस नहीं होती है। एक क्वेश्चन आएगा, उसमें 3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके दिया जाएगा, कोई टफ नहीं होता। 3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके दिया जाएगा, आपको न्यूमेरिकल्स लगाने होंगे। 2 कॉन्सेप्ट मिक्स करके दिया जाएगा, आपको असर्शन और रीजन बताने होंगे। तो इस तरीके से 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स करके उसमें बातें बताई जाती हैं, पूछी जाती हैं, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होते हैं। इस वजह से होता यह है कि उसकी टफनेस लेवल थोड़ा हार्ड हो जाती है। अब वो बच्चे ऐसा नहीं कि वो 1-2 महीने में तैयारी करते हैं, वो पहले से भी तैयारी करते रहते हैं बच्चे। साथ ही साथ वो उस 1-2 महीने में कुछ ज्यादा ही लग जाते हैं अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करने में। कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके यूज करना सीखते हैं, ये चीज होती है उसमें। सर अब लेफ्ट कर सकते हैं? हाँ, यू गाइस लेफ्ट, मैं आपको ये तो बोल रहा हूँ, यू गाइस कैन गो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। सर ओके, थैंक यू सो मच।